हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 29 जनवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। But before I start, I just want to say one thing, that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. Now today's video is going to be very important. Trust me on that. अगर आपने आज की वीडियो पूरी नहीं देखी तो आप कहीं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे मिस आउट कर देंगे। और साथ ही में जिस वीडियो में मैंने अडानी स्टॉक मैनिपुलेशन और क्या डिफरेंस है शॉर्ट सेलिंग और लॉन्ग सेलिंग में, या शॉर्ट इन्वेस्टर्स और लॉन्ग इन्वेस्टर्स में, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी। उसके बस शुरुआत के 5 मिनट आपको देखने हैं। बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। और साथ ही में आज की जो वीडियो है वैसे तो आपके लिए पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, इट इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्ट वन कंपैरेटिवली हमारी बाकी वीडियो से। पर हर एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जस्ट इन केस यू आर रनिंग शॉर्ट इन टाइम और आप इस वीडियो के इस वीडियो को पूरा नहीं देख सकते, दिस इज माई सिंसियर सजेशन टू यू कि आप प्लीज शुरुआत के 15 मिनट जरूर बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें कि हम कौन से इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। देखिए, ऑल्दो ज़रूरी नहीं है कि आप सब ही स्टॉक्स को ट्रेड करना जानते हैं या करते हैं, हैबिचुअल ट्रेडर्स नहीं हैं या बिल्कुल पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक्स या शेयर्स। लेकिन क्योंकि स्टॉक मैनिपुलेशन, सेबी की नई रेगुलेशन, ये सब कुछ इज सो मच इन दी एयर, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको बेसिक स्टॉक मार्केट के बारे में पता हो, किस तरह से ऑपरेशनलाइज किया जाता है, हाउ टू ट्रेड, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। और क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्रंट पेज पे भी आ रही हैं कुछ दिनों से, सो इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो देखिए, जब हम विजन आईएएस की मैगजीन्स भी अगर डिस्कस करेंगे और उसमें स्टॉक मार्केट से या सेबी की नई रेगुलेशन से रिलेटेड जो भी मटेरियल आएगा वो भी पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो हम यहाँ पे पढ़ें और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है आप उसे बहुत ध्यान से सुने। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स में जो स्टेटमेंट्स है वो सिंपल ही होती हैं, जो आप अपने टेस्ट सीरीज देते हैं उसमें जो जान पूछ के स्टेटमेंट्स ही एक्सेप्शनल केसेस को उठा उठा के बनाई होती हैं, वैसे नहीं आता। प्रीलिम्स इज वेरी डिफरेंट। मतलब जो यूपीएससी पेपर बनाती है उसका कोई और ही स्टैंडर्ड होता है, सिंपल ही होता है, पर वो आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप 2018 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर उठा के देखें। आई डू नॉट रिमेंबर एट द मोमेंट कि उसमें किस ऐप के बारे में, उस समय सरकार कुछ ही समय पहले एक नई ऐप लेके आई थी, आई थिंक भीम ऐप, या उस समय आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, एक ऐप के बारे में ऑपरेशनल 2-3 स्टेटमेंट्स थी। तो अगर आपने उस ऐप को एक बार इंस्टॉल करके देखा है और आपको पता है कि वेरिफिकेशन कितने लेवल्स पे हो रही है, उसमें कितनी बार क्लिक कर करके आप फाइनली उसमें एनरोल हो गए, ये सारी चीज़ें अगर आपने इंस्टॉल करके देखी हैं, उसको ऑपरेट किया है, तो आपके लिए पूरा जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी हो जाता। पर यहाँ पे भी अगर जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इफ़ यू नो कि किस दिन स्टॉक मार्केट बेसिकली आप ट्रेड कर सकते हैं, किस दिन नहीं कर सकते, सेटलमेंट पीरियड का मतलब क्या होता है, T+1 का मतलब क्या है, T+2 का मतलब क्या है, अगर तो आप ट्रेड करते हैं इट इज़ गुड इनफ, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं, जिनके लिए इकोनॉमी बहुत ही डॉन्टिंग हो जाती है, तो उनके लिए ये शुरुआत के 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक मैनिपुलेशन की वीडियो केवल 4 से 5 मिनट शुरुआत के आप देख लीजिएगा, मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी। टुडेज वीडियो अगेन आई रियटरेट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। हाउ विल द T+1 सेटलमेंट साइकिल इम्पैक्ट मार्केट्स। तो देखिए, जनवरी 27 को क्या हुआ है, भारत की स्टॉक मार्केट्स ने फाइनली अपना ट्रांजिशन कंप्लीट कर दिया है टू T+1 सेटलमेंट रिजीम। डू नॉट वरी, अभी हम देखेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है। अब भारत क्या बन गया है, सेकंड लार्जेस्ट मार्केट आफ्टर चाइना। तो चाइना ऑलरेडी T+1 सिस्टम को अडॉप्ट कर चुका है, भारत नंबर सेकंड पे अब हमने कर लिया है। और यूएस, यूरोप, जापान, इस तरह की जो मेजर इकोनॉमीज हैं वो बेसिकली अभी तक इन्होंने ट्रांजिशन नहीं किया है अपना T+1 सेटलमेंट रिजीम पे, या अभी भी T+2 सेटलमेंट रिजीम पे ही काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रही हैं इनकी स्टॉक मार्केट्स।
ऑल राइट, द फेज्ड ट्रांजिशन हैड बिगन। तो देखिए पिछले साल यानी कि 2022 की फरवरी के महीने से ही फेज्ड मैनर में धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा था, बट नाउ इट हैज कम टू इट्स कॉन्क्रेटाइजेशन। तो सेबी ने बेसिकली क्या किया था, आप जानते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट्स। तो सेबी ने बेसिकली सितंबर 2021 में एक सर्कुलर निकाला था जिसके माध्यम से फेज्ड मैनर में जो ट्रांजिशन थी वो शुरू हो जानी थी फरवरी 2022 से ही, और फाइनली अब जनवरी 27 को हमने इसको कंक्लूड कर दिया है इस ट्रांजिशन को। डू नॉट वरी, अभी तक कुछ समझने वाला था भी नहीं। अभी तक आपके इस पूरे इस पूरे पैराग्राफ में से कुछ अगर आपको याद रखना है तो वो चाइना वाला फैक्टर याद रखना है कि हमसे पहले ये अडॉप्ट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है जो मैं पूरा आर्टिकल एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द T+1 सेटलमेंट साइकिल अबाउट। तो देखिए जब हम ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट्स में, जब ट्रेड किया जाता है तो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, तीन फेजेस होते हैं। पहला इज द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड, यानी कि ट्रेड करना, खरीदना बेचना, ये होता है ट्रेड। पहला तो बेसिकली जो फेज है वो ट्रेड का फेज होता है। दूसरा फेज होता है क्लियरिंग का फेज। तीसरा फेज होता है सेटलमेंट का फेज। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो ट्रेड है वो एक सेपरेट एंटिटी संभालती है, जो क्लियरिंग है ट्रेड का उसे कोई और एंटिटी संभालती है, जो सेटलमेंट है उसे कोई और एंटिटी संभालती है। तो सेपरेट एंटिटीज हैं बेसिकली जो इन तीनों चीजों का ध्यान रखती हैं। डू नॉट वरी, अभी हम देखेंगे क्लियरिंग क्या होता है, सेटलमेंट क्या होता है, ट्रेड क्या होता है। ठीक है, तो अभी तो देखिए ट्रेडिंग तो मैंने आपको बता दिया क्या है, खरीदना बेचना, है ना, अपने शेयर्स को, स्टॉक्स को। लेकिन क्लियरिंग क्या होता है? क्लियरिंग बेसिकली, क्लियरिंग फंक्शन एंटेल्स द कंसर्न्ड एंटिटी determining the obligation of what is due to be delivered and what is to be received by the parties involved। यानी कि क्लियरिंग जो एंटिटी है, क्लियरिंग इंस्टीट्यूशन जो है, वो ये डिटरमाइन करता है कि किसने कितना किसको पे करना है और इस पेमेंट के बदले किसको बेसिकली वो शेयर्स मिलने हैं या स्टॉक्स मिलने हैं, वो क्लियरिंग एंटिटी या क्लियरिंग इंस्टीट्यूशन करती है। ओके, तो और इसी स्टेज पे ये बात आप समझिए, जो क्लियरिंग स्टेज है उसी स्टेज पे बेसिकली रिस्क असेसमेंट भी किया जाता है दोनों ही पार्टीज का, क्लियरिंग स्टेज पे ही। क्योंकि इसमें बेसिकली देखा जाएगा कि जिस इंसान ने शेयर्स खरीदे और जो पैसा दे रहा है उसके बदले, क्या वो, उसने ट्रेडिंग तो कर दी, खरीद लिया दे दिया, क्या वो उसको पे कर पाएगा? इस हालत में भी है, कहीं बैंकरप्ट हो बिल्कुल, या उसके पास वो एसेट्स है ही नहीं, ट्रांजैक्शन एसेट्स है ही नहीं जिसकी उसने बात की है कि मैं ये खरीद रहा हूँ आप मुझे ये दे दें। तो दोनों का रिस्क असेसमेंट, ओके, कि क्या वो अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर भी पाएगा, तो ये बेसिकली क्लियरिंग की स्टेज पे ही होती है। द प्रोसेस इंश्योर्स दैट द पार्टीज हैव इनफ फंड्स और ट्रांसफरेबल एसेट्स फॉर द ट्रांजैक्शन टू गो थ्रू। तो ये बेसिकली क्लियरिंग वाला भी हमने समझ लिया क्या होता है। फिर हम देखते हैं सेटलमेंट के बारे में। ऑन द सेटलमेंट डेट फंड्स एंड सिक्योरिटीज आर ट्रांसफर टू देयर न्यू ओनर्स। तो देखिए पहले क्या हुआ, आपने और मैंने एक ट्रांजैक्शन कर ली। आपने कहा ये मेरे शेयर्स हैं, ये सेकेंडरी मार्केट में मैं इसे ट्रेड कर रहा हूँ, आप खरीद लो। मैंने बोला जी हाँ मैं खरीद लेती हूँ और मैं आपको पैसे दे दूंगी। तो ये बस बातचीत हुई है, ठीक है, हमने आज डील पक्की कर ली अपनी। फिर उसके बाद एक क्लियरिंग एंटिटी है, क्लियरिंग एंटिटी है वो देखेगी अच्छा इन दोनों ने बातचीत तो पक्की कर लिया, ट्रांजैक्शन तो हो गया, लेकिन करने लायक हैं दोनों के नहीं है, ठीक है। फिर अब तीसरी स्टेज पे आ जाइए आप। तीसरी स्टेज पे क्या होगा, सेटलमेंट होनी है। तो जो हमने बातचीत की थी, क्लियरिंग इंस्टीट्यूशन ने भी देख लिया जी हाँ बातचीत ठीक है, कर पाएंगे एक दूसरे को पेमेंट। तो बेसिकली मैंने आपसे खरीदा है, मैंने आपसे स्टॉक्स को खरीदा है, ओके, और आपने मुझे बेचा है। तो जब मैंने खरीदा है तो मेरे को आपको पैसे भी तो देने हैं और आपने मुझे शेयर्स या स्टॉक्स देने हैं। तो मैंने क्या किया, जो आपको पैसे दिए हैं अब सेटलमेंट वाले दिन आपके वो अकाउंट में पहुंच जाएंगे, और आपने जो मेरे को बदले में शेयर्स या स्टॉक्स दिए हैं वो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये होता है सेटलमेंट के दिन। अब फाइनली ये जो तीनों स्टेजेस हैं वो पूरी हो गई और एक आप जिसे कह सकते हैं सेटलमेंट साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऑन द सेटलमेंट डेट फंड्स एंड सिक्योरिटीज, अब वही चीज, फंड जो कैश है बेसिकली या जो भी पैसा है वो रिस्पेक्टिव अकाउंट में चला जाएगा, और जो सिक्योरिटीज है वो रिस्पेक्टिव न्यू ओनर्स के अकाउंट में आ जाएंगी। ऑल ऑफ इट इज प्रोसीडेड बाय परचेज, और देखिए ये हम देख चुके हैं। तो टी मतलब ट्रेड है बेसिकली। अब आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। ओके, आई विल रीड इट फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू। ओके, इट इज represented using T, that is trade executed on a particular day, since clearing used to take place the next day followed by another day for settlement। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, आई विल zoom it further। मैंने बोला टी का मतलब ट्रेड है, और मैंने आपको क्या बोला कि एक सेटलमेंट साइकिल में तीन स्टेजेस हैं, एक है ट्रेड,
ओके, नंबर 2 है क्लियरिंग, नंबर 3 है सेटलमेंट। तो ट्रेड तो ये हो गया है ना। अब ये 2 है, 2 को एक एक इसमें डिवाइड कर दीजिए, मतलब इसको मैंने ब्रेक डाउन किया 1 1 इनटू, मतलब 1 1 1 1। तो टी से ट्रेड पूरा हो गया, 1 1 जो यहां से निकला मैंने उस दिन क्लियरिंग कर ली, 1 1 जो यहां से निकला मैंने उस दिन सेटलमेंट हो गया पूरा। तो यहाँ पे बेसिकली ये तीनों फेजेस कंप्लीट हो जाया करते थे अभी तक। T+2 का सेटलमेंट साइकिल अभी तक चल रहा था। लेकिन अब क्या होगा, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड सेटलमेंट विल बी डन द नेक्स्ट डे इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि अब से T+1, पहले क्या होता था, जिस दिन ट्रेड हुआ उसके अगले दिन क्लियरिंग होती थी, उसके अगले दिन फाइनली जाके सेटलमेंट हो जाता था, मतलब मैं न्यू ओनर बन जाती थी उस दिन। ठीक है, तो ये बेसिकली ये साइकिल 3 दिन आप कह सकते हैं, 3 डेज के अंदर साइकिल पूरी होती थी। अगर प्रीलिम्स में आके स्टेटमेंट लिखा है तो 3 डेज आप याद रखिएगा, विद इन 3 डेज ये साइकिल कंप्लीट हो जाती थी। अभी यहाँ पे क्या है, T+1 हो जाएगा, यानी कि ट्रेड होगा, और एक यहाँ पे क्या कम हुआ अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली विद इन 2 डेज हो जाए करेगी, यानी कि जिस दिन ट्रेड हुआ उसके अगले दिन ही सेटलमेंट कंप्लीट। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ये अब हम T+1 को अपना रहे हैं इन अ डिजिटल एज। अब देखिए एक बड़ा सवाल उठता है कि डिजिटलाइजेशन हो गई, इतना हमने प्रोग्रेस कर लिया, तो अभी तक हम मतलब इंस्टेंटली सेटलमेंट कर ही नहीं पा रहे थे, इतना हमें समय क्यों लग गया। T+1 में या T+0 क्यों नहीं हो सकता, है ना। सब कुछ है आजकल तो, रियल टाइम मॉनिटरिंग है, सब कुछ हो रहा है, सो व्हाई नॉट अगले दिन ही सेटलमेंट पूरी हो जाए। देखिए जो प्रोसेस है वो बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया सेपरेट एंटिटीज इन्वॉल्व है। अब आप खुद सोचिए, जब मैंने आपको कहा क्लियरिंग के बारे में, क्लियरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। अगर हम क्लियरिंग इंस्टीट्यूशन नहीं होगा सेटलमेंट से पहले, तो रिस्क असेसमेंट कैसी होगी, है ना। एक रिस्की ट्रांजैक्शंस भी तो हो सकते हैं, तो क्लियरिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये इसका कोई ताल्लुकात है ही नहीं डिजिटलाइजेशन या कन्वीनियंट होना, या इससे कुछ भी मतलब नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, एक रिस्क फ्री फेयर मैनर में, सही मैनर में वो ट्रांजैक्शन हो रही है, ये भी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी था। वाइल इंस्टेंट सेटलमेंट इज इम्पॉसिबल, इवन T+O इज एक्सट्रीमली टफ कंसिडरिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्रोकर्स टू क्रिस्टलाइज द ऑब्लिगेशंस, वही चीज़ मैंने अभी बोली आपको, एंड देन क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस टू सेटल। It is important to know that an investor cannot directly buy. Okay, अब देखिए आपको यहाँ पे सुन लीजिए, मैं इसके अभी जस्ट 2-3 मिनट बाद आपको और सिंप्लीफाइड टर्म्स में बताऊंगी कुछ चीज़ें। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे मैंने और आपने अभी बात की है ना, कि मैंने खरीद लिया आपने बेच दिया, ऐसे नहीं हो सकता, हम दोनों ऐसे तो बात ही नहीं कर सकते। इन द सेंस जो स्टॉक मार्केट्स है या जो सेकेंडरी मार्केट है, आप उसमें डायरेक्टली बाय और सेल नहीं कर सकते शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे। ओके, तो आपको बेसिकली जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, जिन्हें हम स्टॉक ब्रोकर्स कहते हैं, इनकी ज़रूरत है। इन इंटरमीडिएट ये जो एंटिटीज होती हैं जिन्हें हम स्टॉक ब्रोकर्स कहते हैं, ये बेसिकली हमारे बिहाफ पे ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे। तो बेसिकली इनकी भी ज़रूरत है। इवन दो इंडिविजुअल्स कैन ओपन a demat account on their own by contacting a depository participant, they would require a trading account which is provisioned by SEBI registered broker. Although आप जानते हैं डीमैट अकाउंट आप खोल सकते हैं, पर वो भी ऑफ कोर्स उसके लिए भी आपको SEBI रजिस्टर्ड ब्रोकर द्वारा प्रोविजनिंग करवाने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इतना आसान नहीं है। और साथ ही में जो इंडिविजुअल ब्रोकर जो आपके बिहाफ पे, इन्वेस्टर की बिहाफ पे ट्रेड कर रहा है, वो केपेबल है कि नहीं, उसका क्या साइज है, उसका कैपिटल ठीक है कि नहीं, वो भी वेल इक्विप्ड है कि नहीं। तो ये भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एक ट्रेडिंग के प्रोसेस में। तो इसीलिए T+0 तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल अभी आप समझ सकते हैं, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ओके, What is the debate around T+1 regime? तो T+1 regime के अराउंड इतनी डिबेट क्यों है कि यूएस ने, यूरोप ने, जापान ने, इतनी मेजर इकोनॉमीज हैं, इन्होंने अभी तक क्यों नहीं अपनाया। ठीक है, तो देखिए वही चीज़ जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक तो सबसे पहली बात, जो रिस्क इन्वॉल्वमेंट वाली चीज़ से थोड़ा अभी तक एवर्स होते थे, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सेफ ही रहेंगी ये सारी जो अभी T+1 भी होंगी। पर इन इकोनॉमीज में क्या है, बहुत हाई लेवल पे रीडिज़ाइन चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, सपोर्टिंग इनिशिएटिव्स भी लाने पड़ेंगे इस तरह के रियल टाइम प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी से रिलेटेड। ओके,
तो इसीलिए बेसिकली, और साथ ही में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली यहाँ पे, जो भारत में अगर फॉर एग्जांपल एक्सचेंज में काम कर रहे हैं, तो उनके केस में टाइम जोन डिफरेंसेस आ जाते हैं, है ना, हम कब सो रहे हैं, उठ रहे हैं, तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जो इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो देखिए अभी हमने ये सारी चीज़ें समझ ली। अब जो आपके प्रेलिम्स के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑल्दो जो भी हमने अभी समझा है उसमें आई होप आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। इससे भी रिलेटेड कुछ भी प्रेलिम्स में आता है आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, मैं इस पर्टिकुलर वाले पोर्शन का टाइम स्टैम्प डाल दूंगी, आप इसको सेव करके रख सकते हैं, इन द सेंस आप लिख लीजिए कहीं पे कि ये वीडियो कभी आपको दोबारा रेफर करनी हो तो आप रेफर कर सकते हैं, तो आप इसको दोबारा रिविजिट कर सकते हैं। आई विल पुट द टाइम स्टैम्प ऑल्सो। ओके, तो अभी जैसे मैंने आपको इस पहले पैराग्राफ में बताया था कि भारत सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट बनी है आफ्टर चाइना टू हैव अडॉप्टेड T+1 सेटलमेंट सिस्टम। लेकिन देखिए प्रेलिम्स में कैसे आपके साथ प्ले किया जा सकता है। प्रेलिम्स में अगर तो लिखा है दैट इंडिया हैज बिकम सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट आफ्टर चाइना टू हैव मेड दिस ट्रांजिशन, वो स्टेटमेंट सही है। लेकिन अगर प्रेलिम्स में ये चीज लिखी है दैट इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट मेजर इकोनॉमी टू कंप्लीटली मूव टू अ T+1 मार्केट सेटलमेंट सिस्टम, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि चाइना ने हमसे पहले अडॉप्ट तो कर लिया है, पर चाइना अभी भी पार्टली T+1 है, हम कंप्लीटली T+1 हो गए हैं। अभी उनमें फेज मैनर में चल ही रहा है, दे नॉट फुली T+1। हमारे यहाँ पे BSc NSc अब सब T+1 में हो जाएंगे कन्वर्ट, पर वहां पे अभी वो पूरा ट्रांजिशन नहीं हुआ है। तो ये चीज आप अपने ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, क्योंकि हम ट्रेडिंग के बारे में बात कर ही रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हमेशा से तो T+1 T+2 सेटलमेंट भी नहीं रहा होगा, पहले कुछ और होगा। ट्रेडिंग तो, अरे ट्रेडिंग का भी तो एक जो दौर है वो कुछ उसका हिस्ट्री होगी, राइट। तो कुछ हम थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट हिस्ट्री की अगर बात करें कि कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट्स में ट्रेडिंग साइकिल इवॉल्व हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई डू नॉट थिंक ये सारी चीजें एक जगह पे आपको कहीं भी मिलेंगी। तो देखिए आपको पहली बात तो ये बात पता होनी चाहिए कि सेबी ने इस तरह की सेटलमेंट सिस्टम, जिसे हम रोलिंग सेटलमेंट साइकिल कहते हैं, वो 2001 में इंट्रोड्यूस की थी। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ओके, तो रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ट्रेड जिस दिन हुआ है ना, ट्रांजैक्शन जिस दिन हुई है, उसके लेटर डेट पे सेटलमेंट जब होती है, जो अभी हम देख रहे हैं वो रोलिंग सेटलमेंट साइकिल का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह की जो सेटलमेंट साइकिल थी वो 2001 में इंट्रोड्यूस की गई थी। इससे पहले जो भी सेटलमेंट होती थी 2001 से पहले, मैं आपको बता रही हूँ, वो जो भी सेटलमेंट है वो एक दिन, मतलब हफ्ते के एक दिन फिक्स होता था, उसी दिन सेटलमेंट हो जाती थी, यानी कि उसी दिन जाके आप ओनर बनेंगे और उसी दिन आपके जिनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में कैश आएगा, जिन्होंने बेचा अपने स्टॉक्स को, ठीक है। तो BSE की जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उनके केस में फ्राइडे वाले दिन ही सेटलमेंट होती थी, और जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उनके केस में ट्यूसडे वाले दिन ही सेटलमेंट होती थी, ठीक है। तो हफ्ते में एक दिन वाली चीज थी उससे पहले, 2001 से पहले। अब ऑफ कोर्स आप हफ्ते में एक दिन वाली चीज है तो ऑफ कोर्स आप सोचिए पुअर डिलीवरी, एक ही साथ एक्सेसिव लिक्विडिटी, फ्रीक्वेंट डिफॉल्ट्स, बहुत सारे इससे रिलेटेड दिक्कतें थी, ठीक है। तो फिर सेबी ने ऑफ कोर्स 2001 में रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। अब वो इंट्रोड्यूस क्यों कर पाई सेबी, क्योंकि 1996 में डीमैट अकाउंट्स आ गए थे ऑपरेशन में, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट्स ने बेसिकली इसको इजी बना दिया। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है, अगेन अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं या वैसे भी बहुत ज्यादा आपको इकोनॉमी के बारे में नहीं पता, तो डीमैट अकाउंट, इस तरह के वर्ड्स आप पढ़ते ही डर जाते होंगे। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है, अगर ऑफ कोर्स आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, पर डीमैट अकाउंट एक्चुअली एक ऐसा अकाउंट है जिसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनके शेयर्स, सिक्योरिटीज एक इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में होल्ड कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको हम डी मटीरियलाइज्ड अकाउंट भी कहते हैं, आपको पता होगा। तो ये बेसिकली हेल्प करता है सो दैट यू कैन ट्रैक ऑल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, है ना, इन शेयर्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, एक ही जगह पे, ठीक है। तो इस तरह के जब डीमैट अकाउंट्स आ गए 1996 में, तो उसके बाद इस तरह के रोलिंग सेटलमेंट साइकिल को इंट्रोड्यूस करना संभव हो चुका था, ओके। लेकिन इनिशियली स्टार्टिंग से ही अगर हम कहें 2001 से ही T+2 सेटलमेंट साइकिल चल रहा है, जी नहीं। इनिशियली इट वाज T+5 सेटलमेंट साइकिल, जिसमें 6 दिन का पीरियड लगता होगा ऑफ कोर्स, है ना, शुरुआत में अगर हम देखें।
मतलब विद इन 5 डेज आप कह सकते हैं इस जगह, ट्रेडिंग डे के 5 डेज के बीच बीच में, ठीक है। फिर अगर हम 2002 की बात करें, 2002 में T+3 साइकिल आ गई थी, ठीक है। फिर 2003 में, ये बहुत जल्दी हो रहा है ट्रांजिशन, ठीक है, तो 2003 में T+2 बेसिकली ट्रांजिशन सिस्टम आ गया था, ट्रेडिंग साइकिल आ गई थी। तो जो 2003 में T+2 सिस्टम आया वो आज तक फॉलो हो रहा था। आप खुद सोचिए, 2003 से लेके अभी तक हम T+2 ही फॉलो कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बुरी बात है और हम इतने प्रोग्रेस कर गए, इसमें क्यों नहीं प्रोग्रेस कर पाए। मैंने आपको बताया कि क्यों ज़रूरी था, क्यों रिस्क फ्री रखने के लिए ये सब वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो कुछ और अगर मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँ, एक सेकेंडरी मार्केट में ये सब कुछ, वैसे सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ये सब कुछ भी आपको पता होना चाहिए और आप पढ़ते हैं आई सपोज अपने स्टैटिक पोर्शन में। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, एक ट्रेडिंग और सेटलमेंट का जो प्रोसीजर है वो उस दिन शुरू हो जाता है जिस दिन आप अपने ब्रोकर को चूज कर लेते हैं, और खत्म किस दिन होता है, जिस दिन फाइनली आपके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में शेयर्स और कैश आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको, इफ यू वांट टू ट्रेड ऑन द सेकेंडरी मार्केट, यू मस्ट फर्स्ट ओपन ए डीमैट अकाउंट, एक ब्रोकर के साथ, एक बैंक के साथ, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ें थी। 3 दिन वाला भी मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीज़ें आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए, कि अगर हम T+2 डेज की भी बात कर रहे हैं तो बेसिकली इसमें संडेज, सैटरडेज, बैंक हॉलीडेज या एक्सचेंज हॉलीडेज, ये सब कुछ एक्सक्लूडेड होता है, इनको नहीं गिना जाता, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रेड हुआ है, यानी कि एक ट्रांजैक्शन हुई है ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है, तो ये फाइनली ट्रेड आज हुआ है, तो ये खत्म किस दिन होगा, सेटलमेंट किस दिन होगी, थर्सडे वाले दिन, क्योंकि ट्यूसडे इज वन डेट, देन +2 करना है मैंने, फिर वेंसडे आया और थर्सडे वाले दिन सेटलमेंट हो गई, है ना। तो ट्यूसडे का जो ट्रेड हो रहा है वो थर्सडे वाले दिन, लेकिन फॉर एग्जांपल क्योंकि मैंने कहा है कि इट विल एक्सक्लूड संडेज एंड सैटरडेज, एग्जांपल मैंने ट्रेड किया है या एक ट्रांजैक्शन पे रीच किया है फ्राइडे वाले दिन, तो फिर कैसे होगा, ओके। तो फ्राइडे वाला दिन होगा तो फिर आप इसमें से संडे निकाल दीजिए, सैटरडे निकाल दीजिए, 2 दिन तो यही चले गए। तो फाइनली कब होगा, ट्यूसडे वाले दिन होगा, क्योंकि मंडे फिर ट्यूसडे वाले दिन कंप्लीट। तो आई होप ये आपको हेल्प किया होगा एक्सप्लेनेशन। जो भी सारी चीज़ें थी हमने यहाँ पे देख ली हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी T+1 सेटलमेंट सिस्टम, ऑफ कोर्स आप सेबी के बारे में, क्योंकि एक रेगुलेटरी बॉडी है, कब बनी थी, क्या सिस्टम है, आरबीआई के बारे में, ये सब कुछ आप पढ़ें ज़रूर अपने स्टैटिक के पोर्शन में। 90 fossil nests belonging to India's largest dinosaurs uncovered. Now this is very important. Again, I think 2018 का ही दोबारा ये पेपर है प्रेलिम्स का, आई एम फॉरगेटिंग एट द मोमेंट, उसमें भी डायनासोर्स से रिलेटेड जो भी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ वगैरह एक क्वेश्चन आ चुका है। तो कुछ भी इस तरह की रेयरेस्ट ऑफ रेयर डायनासोर से रिलेटेड, या किसी बटरफ्लाई, या फिर किसी वीड, या फिर किसी एग्जॉटिक स्पीशीज से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिसर्चर्स ने बेसिकली अनकवर किया है 92 नेस्टिंग साइट्स को, जहाँ पे 256 फॉसिल एग्स मिले हैं। कहाँ पे, सेंट्रल इंडियाज नर्मदा वैली में। अब एक किसको बिलोंग करते हैं, टाइटेनोसॉर्स को। तो टाइटेनोसॉर्स के बारे में आपको कुछ कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता होने चाहिए। Okay, they were actually among the largest dinosaurs to have ever lived. तो अगर by chance आपके prelims में आ जाए, they were very tiny bird size dinosaurs, that is incorrect, क्योंकि they were among the largest dinosaurs to have ever lived. तो टाइटेनोसॉर्स के बारे में एटलीस्ट आपको ये तो पता ही होना चाहिए। ये तो फर्स्ट हमें पैराग्राफ से ही मिल गया। जो लिमेटा फॉर्मेशन है लोकेटेड इन द नर्मदा वैली इज वेल नोन फॉर फॉसिल्स। आप देखिए, जब भी डायनासोर फॉसिल्स पार्क ये सब वगैरह पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में इस तरह का एक नेशनल पार्क का भी नाम है ना। तो आप ये सब कुछ जानते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको डिनोट किया गया है। तो इसीलिए जो नर्मदा वैली के आसपास का जो रीजन है, इट इज़ वेल नोन फॉर बहुत सारे डायनासोर के स्केलेटन्स के फॉसिल्स वगैरह, ठीक है। इट इज़ वेल नोन फॉर फॉसिल्स ऑफ डायनासोर स्केलेटन्स एंड एग्स ऑफ द लेट क्रीटेशियस पीरियड दैट लास्टेड फ्रॉम अबाउट 145 to 66 million years ago.
द डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ दीज नेस्ट्स, अब देखिए अगेन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें एंगेज्ड है, इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि डीयू ने यहाँ पे ये आप कह सकते हैं उनके जो भी कलीग्स वगैरह उनके साथ मिलके इन डायनासोर यानी टाइटानोसॉर्स की क्या लाइफ हैबिट्स है वो पता लगाइए। तो अगेन ये भी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एक और चीज़ पता चली है कि हमने जो भी एग मिले हैं इतने सारे हैं ना, 256 के करीब फॉसिल एग्स मिले हैं 92 नेस्ट्स में, तो पता चला है कि ये सारे ही एक ही स्पीशीज नहीं है, ठीक है, उसमें 6 डिफरेंट एग स्पीशीज मिली हैं। तो मतलब जो अभी तक टाइटानोसॉर्स के स्केलेटल रिमेन से हमें लग रहा था उससे कहीं गुना ज्यादा डाइवर्सिटी एग्स को जब हमने स्टडी किया तो पता चला अच्छा ये डाइवर्स है एक्चुअल में ये ग्रुप, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए बेस्ड ऑन द लेआउट ऑफ द नेस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं इस रिसर्च के माध्यम से कि इन लोगों ने बेसिकली जो टाइटानोसॉर्स थे इन्होंने अपने एग्स को बरी किया था इन शैलो पिट्स जैसे आज के क्रोकोडाइल्स करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो नेस्ट्स हैं बेसिकली वो शैलो पिट्स थी जो उन्होंने बनाई थी जिसमें वो बरी करते थे अपने एग्स को। और यहाँ पे कुछ रेयर फिनोमिनन भी कहीं कहीं एग्स में मिला है जिसे हम कहते हैं एग इन एग। नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो एग इन एग यानी कि एग के अंदर एग मिला है। ओके, तो इससे हमें ये आई वुड रीड इट फर्स्ट और फिर मैं आपको बताऊंगी ये कैसे हो सकता है, जस्ट इन केस यू नो अगर कहीं बाई चांस आ जाए, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। टाइटानोसॉर सोरोपोड्स had a reproductive physiology that parallels that of birds। ये birds में होता है, ये बात आपको पता होगा अगर आप थोड़ा सा भी बायोलॉजी के बारे में जानते हैं तो आप egg and egg के फिनोमिनन को जानते हैं। and possibly let their eggs in a sequential manner as in modern birds। तो एग एंड एग कैसे हो सकता है, इसे हम काउंटर पेरिस्टाल्सिस कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। काउंटर, देखिए पेरिस्टाल्सिस एक मूवमेंट होती है जिससे अगर हम फूड भी खा रहे हैं तो ईसोफेगस से नीचे आएगा, है ना। मतलब बेसिकली जो उसकी मूवमेंट है, जो डेस्टिन्ड मूवमेंट है किसी पर्टिकुलर चीज़ की, वो हमारा जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारी ट्यूब्स हैं, वो उसको गाइड करती हैं वहाँ पे। अब मैंने बोला काउंटर पेरिस्टाल्सिस, है ना, काउंटर मतलब जो डायरेक्शन हो रही थी उसके काउंटर जाना, मतलब नीचे आ रहा था अगर कुछ तो वो ऊपर चला गया। इसको आप बहुत लॉजिकल और सिंपल वे में इस तरह से समझ सकते हैं। तो मतलब क्या होता है, ये हैन में देखा जाता है बहुत बार, ये आप मतलब हैन में मॉडर्न डे बर्ड्स की अगर हमने बात की तो अगर आप जानते हैं तो आपको ये बात पता है। तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि एक जो हैन का ओविडक्ट है उसका जो एग है वो ऑलरेडी इट हैज पास्ड, ठीक है। तो मतलब जो हैन का जो एग है इट इज पास्ड ऑलरेडी थ्रू दी ओविडक्ट, लेकिन ये फिर दोबारा ऊपर आ जाता है। ओके, फिर दोबारा ऊपर आ जाता है यू नो, और फिर क्या होता है कि उसको तो समझ नहीं आता ऑर्गन को कि अरे अब नया एग हम फॉर्म कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर एक एग की लेयर बन जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली काउंटर पेरिस्टाल्सिस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, एग इन एग फिनोमिनन। तो ये इसमें देखा जा रहा है। द प्रेजेंस ऑफ मैनी नेस्ट्स इन द सेम एरिया सजेस्ट, अब देखिए हमने सेम ही एरिया में 92 नेस्ट्स देखे हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि जो मॉडर्न बर्ड्स हैं जो कोलोनियल नेस्टिंग बिहेवियर को एग्जिबिट करती हैं वो ये भी करते थे। तो कोलोनियल नेस्टिंग क्या होती है, कोलोनियल नेस्टिंग मतलब कि जो बर्ड्स हैं वो अपने नेस्ट बेसिकली उस जगह पे बनाएंगी जहाँ पे उनको लगता है कि हमारी जो और साथी बर्ड्स हैं, साथी संगी बर्ड्स, उन्होंने भी नेस्ट बनाया हुआ है, क्लस्टर्ड जैसे हम नेस्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कोलोनियल यहाँ पे इनका यू नो फीचर भी दिख गया। तो कॉलोनी ऑफ नेस्ट बेसिकली हाउएवर द क्लोज स्पेसिंग ऑफ द नेस्ट, वही चीज़ अब नेस्ट इतने पास पास छोटी सी एरिया में बने हुए हैं, तो फिर जो अडल्ट डायनासोर्स हैं उनको रहने की, खड़े होने की, बैठने की जगह कहाँ मिलेगी। तो इसीलिए बेसिकली इन्होंने अडल्ट ने क्या किया, ये जो हैचलिंग्स हैं, जो न्यू बॉर्न्स थे, उन्होंने वैसे ही उनको मतलब वहीं पे छोड़ के वो आगे चले गए ताकि वो खुद का ध्यान खुद रखेंगे, जगह ही नहीं है हमारी तो यहाँ रहने की। These fossil nests provide a wealth of data about some of the largest dinosaurs in history and they came from a time। अब देखिए एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें पता चली है टाइटानोसॉर्स के बारे में, मतलब ये एग्जैक्टली जब डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट उससे कुछ ही समय पहले की ये सारी फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंगर इन यूएस। अब देखिए आप जानते हैं यूएस में बहुत ही कुछ यू नो हो रहा है लेटली, गन लॉज से रिलेटेड हमने देखा
कि कैसे जो रेसिस्ट एटीट्यूड है वहाँ पे, दे डू नॉट लाइक अफ्रीकन अमेरिकन, दे डोंट लाइक एशियन अमेरिकन, द वाइट सुप्रीमिस्ट ऑफ कोर्स, सो दे आर सॉर्ट ऑफ, वहाँ पे गन्स अवेलेबल भी इतनी इजीली हैं तो दे आर किलिंग एवरीबॉडी, है ना, जो भी उनको नहीं पसंद। तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। फिर आपको याद होगा कुछ ही समय पहले, आई डू नॉट रिमेंबर, आई थिंक 2020 का केस है या 2000, आई डो नॉट नो एग्जैक्टली, जॉर्ज फ्लॉयड का केस है, जब नया नया कोविड आया था तो किस तरह से अब देखिए आपको एक और चीज़ है, हम चैट जीपीटी के बारे में पढ़ रहे थे, तो चैट जीपीटी के बारे में पढ़ते हुए मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी में बायस्ड बिहेवियर भी दिखते हैं। तो चैट जीपीटी का एक कंसर्न ये भी है कि उसमें कहीं कुछ बायस ना हो। तो चैट जीपीटी में तो अभी वाइट और ब्लैक का तो नहीं दिखा, पर ऐसे बहुत सारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं उसमें जब आप कहेंगे कि हु कैन बी द फ्यूचर क्रिमिनल्स, तो उसमें ब्लैक पीपल की बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ब्लैक पीपल। तो मतलब वो रेसिज्म है कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्योंकि डेटा तो हम जैसे लोगों से ही होता है ना उसमें। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे बेसिकली हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, about 50 protesters gathered on Friday night in Memphis in southern US demanding justice after a video। तो एक वीडियो रिलीज हुई है जिसके अंदर बेसिकली हमें पता चला है कि पुलिस ने वायलेंटली अरेस्ट किया है टायर निकोल्स को। He was a young black man, 29-year-old, और वो बेसिकली इस वायलेंट बिहेवियर की वजह से पुलिस की, he died a few days after the incident। तो अब देखिए जस्टिस फॉर टायर, ये बेसिकली इस तरह के वेविंग साइंस हम देखने के लिए प्रोटेस्टर्स द्वारा हमें मिल रहे हैं। एंड पुलिस टेरर, ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि वही चीज़, मतलब इतनी हाई प्रोफाइल ब्लैक किलिंग्स जो हो रही हैं, पीपल हैव स्टार्टेड हेट पुलिस यूएस की। न्यू दिल्ली कंडेम्स जेरूसलम अटैक। तो देखिए क्या हुआ है, आप जानते हैं इंडिया का जो हिस्टोरिकल स्टैंस क्या है, पैलेस्टीनियन इशू पे, दैट वी वांट अ टू स्टेट सोल्यूशन। एक पैलेस्टीन होगा, एक इजराइल होगा, विद ऑफ कोर्स ईस्ट जेरूसलम टू पैलेस्टीन। लेकिन एक पैलेस्टीनियन गनमैन ने ओपन किया है फायर को outside a synagogue in East Jerusalem, और जिसकी वजह से 7 लोगों की जान गई है। तो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन ने, अरिंदम बागची जी ने कंडेम किया है इस टेरर अटैक को जो जेरूसलम में हुआ है। तो देखिए ऐसा नहीं है, जो वायलेंस जो भी कर रहा है, एक्सट्रीमिज्म जो भी कर रहा है, चाहे वो इसराइल कर रहा है या फिर चाहे वो पैलेस्टीन कर रहा है, वो तो गलत ही है ना। तो ये बेसिकली इंडिया ने जताने की कोशिश की है, एंड वी ऑफ कोर्स बिलीव इन इट। तो हमने वी हैव हमने हार्ट फेल्ट अपनी खेद व्यक्त किया है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। और इसराइल ने भी हमें रिप्लाई करते हुए बोला है कि हमें बहुत अच्छा लगा कि इंडिया हमें इस तरह का सपोर्ट दे रहा है। ओके, सुप्रीम कोर्ट प्रेसेस नीड फॉर रिफॉर्म ऑन टीडियस बेल प्रोसेसेस। ये दोनों ही आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली अब क्या बोला है, जस्टिस संजय किशन कौल जी ने बोला है कि देखिए हम सरकार को कहते हैं आप प्लीज़ कुछ इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेके आइए, क्योंकि इतने सारे बेल के केसेस हो गए हैं और सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट तक ही आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ऐसा है ना कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन। तो बात यह है कि आप अरेस्ट बहुत ज़्यादा लोगों को कर रहे हो, है ना, तो तभी तो, और फिर अरेस्ट करने के बाद बेल भी नहीं दे रहे टाइम टू टाइम पे, और इसीलिए तो अंडर ट्रायल्स इतने सारे हैं, और वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट तक, टॉप कोर्ट तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सबका ही ध्यान रखेगी ना, तो वो आते हैं। लेकिन हमारे पास बाकी भी तो काम है, पेंडेंसी ऑफ केसेस इतने ज़्यादा है, सारे बेल केसेस यहाँ पे आएंगे तो 300 से 700 साल लग जाएंगे जितने बेल के केसेस हमारे पास पड़े हैं। सो थिंक ऑफ सम आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। और आप जानते हैं थोड़े ही समय पहले, लास्ट दिसंबर की अगर हम बात करें, तो कैसे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा था कि देखिए मतलब जो बेल है, जब जस्टिस जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने कहा कि बेल तो आनी नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट तक एंड ऑल ऑफ दैट। तो फिर डी वाई चंद्रचूड़ जी ने कहा कि देखिए बेल एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट बैठा क्यों है, इट इज़ द अल्टीमेट गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इजंट इट, है ना। तो बेसिक फंडामेंटल राइट क्या है, इस तरह का आर्बिट्ररी अब्यूज ऑफ पावर जो स्टेट कर सकती है हम सिटीजन्स के खिलाफ, उससे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना। तो बेल तो प्राइम मोस्ट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बल्कि हम उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो ये अब जस्टिस, ऑल्दो देखिए ऐसा नहीं है कि जस्टिस जो है उनको ये नहीं पता कि बेल बहुत ही ज़्यादा टॉप कोर्ट तक पहुंच रही है। आपको याद होगा देखिए बेल का जो प्रोविज़न है
बेल के रिलेटेड सपोर्ट में, फॉर में, अगेंस्ट में, सब कुछ आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। हम बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे एडिटोरियल्स बेल पे ऑलरेडी देख चुके हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जानते हैं अंडर ट्रायल्स पे, प्रिजन रिफॉर्म्स पे हम विजन IAS की पॉलिटी एंड गवर्नेंस की मैगजीन्स में डिस्कस कर चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी रिसेंटली बोला है दैट लोग कहते हैं कि और जेल्स होने चाहिए। अब अरे आप आसपास अपने लोगों से बात करेंगे ना, तो आपको बहुत लोग बोलते दिख जाएंगे। तो ये चीज़ अभी तक पर्कुलेट नहीं हुई है जो हमारी प्रेसिडेंट ने कहा है। लोग कहते हैं कि ऐसा हमारे प्रेसिडेंट ने कहा कि और जेल्स बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल्स एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो कहती है कि नहीं, जब भारत एक प्रोग्रेसिव देश बन रहा है, तो हमें जेलों को, तो एग्जिस्टिंग जेल्स को भी बंद कर देना चाहिए। प्रोग्रेस तो सबकी होनी चाहिए ना, कि क्राइम्स अराइज ही ना हो। लिबरल देश है ना हमारा। तो और साथ ही में उन्होंने बोला, क्योंकि उनका एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऐसा है, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है, जब उन्होंने जेल्स कमेटी को उन्होंने हेड किया था अपनी असेंबली की, उड़ीसा की। तो उन्होंने बताया कि कैसे शी वुड गो एंड विजिट वेरियस जेल्स, और फिर वो इनमेट से मिलती थी। उन्होंने पता चला कि किसी ऐसे बहुत सारे जो 5-5 साल से जेल में हैं, कोई गलती नहीं, एज अंडर ट्रायल्स उन्होंने, गलती तो ऑफ कोर्स है तभी तो जेल में है, पर उन्होंने किसी को थप्पड़ मार दिया गुस्से में आके, इस तरह की चीज़ों के लिए 5-5 6 साल, क्योंकि वो बेल बॉन्ड के लिए नहीं अफोर्ड कर सकते ना। बेल लेने के लिए बेल बॉन्ड भी तो साइन करना पड़ता है, तो पैसा भी तो भरना पड़ता है, वो सबके पास नहीं है ना। तो सबको, हर कोई तो इतना वेल ऑफ नहीं है ना क्रिमिनल। तो ये सारी चीज़ें, और फिर आप जब प्रिजनर्स का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उठा के देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने गरीब लोग हैं जेल में, और कितने ही ज़्यादा स्केड्यूल्ड ट्राइब और स्केड्यूल्ड कास्ट लोग की कितनी ज़्यादा मात्रा में बेसिकली आपको दिखेंगे। बहुत ही कम जनरल कैटेगरी के वहाँ पे लोग हैं। तो आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट। हम देख रहे हैं कि कैसे चीज़ें रिफॉर्म होने की ज़रूरत है। ओके, तो वही जस्टिस किशन कौल जी ने भी कहा है कि देखिए, बात इतनी है कि मतलब इतना फ्लड क्यों कर रहे हैं जेल्स, क्योंकि एक टेंडेंसी है पुलिस में, बस आर्बिट्री मैनर में अरेस्ट कर लो। अब देखिए, पुलिस में भी तो ऐसी टेंडेंसी इसलिए है ना, क्योंकि जो लॉज हैं वो इस तरह के हैं, वो हर छोटी छोटी चीज़ में इतने वेग वर्डेड होते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए बेसिकली किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। तो अगर आप कहेंगे कि इतनी ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल्स के रूट्स पे क्या लाया करता है, तो फिर आप कहेंगे ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल्स की बड़ी अंडर ट्रायल पॉपुलेशन, फिर आप कहेंगे बड़ी अंडर ट्रायल पॉपुलेशन की रूट्स पे क्या लाया करता है, फिर आप कहेंगे आर्बिट्री अरेस्ट की रूट्स पे क्या लाया करता है। आर्बिट्री अरेस्ट की रूट्स पे लाया करते हैं ड्रेकोनियन प्रोविजन इन सर्टेन लॉज, जो फ्री हैंड देते हैं अरेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग। नोबल्स हेलन, अरुणाचल यील्ड्स इंडियाज न्यूवेस्ट बटरफ्लाई। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। से यू गेट अ क्वेश्चन, फुल फ्लेज्ड वन इन प्रीलिम्स ऑन बटरफ्लाई। ओके, तो बटरफ्लाई पे 3-4 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। तो पहली स्टेटमेंट ये लिखी है दैट बटरफ्लाइज आर कंसिडर्ड वाइटल इंडिकेटर्स ऑफ द स्टेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड की इकोसिस्टम फंक्शंस। दैट इज करेक्ट। ये तो आप कोई किताब नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। जहाँ कहीं पे भी बटरफ्लाइज हैं, फ्लरिश कर रही हैं, मतलब वो साफ सुथरा इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी रिच है। तो ये सारी चीज़ें वो इंडिकेट करती हैं। ठीक है, और कुछ कुछ उसमें बटरफ्लाई से रिलेटेड, क्योंकि हम बहुत सारे बटरफ्लाई से रिलेटेड कुछ कुछ स्टेटमेंट्स देख चुके हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली एक एक्सट्रीमली रेयर नोबल्स हेलन, पैपिलियो नोबली, बेसिकली यहाँ पे हमें भारत में देखने के लिए मिली है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क में। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इट इज़ एक्चुअली अ स्वैलो टेल बटरफ्लाई डिसअपेयरिंग। इट एक्चुअली गॉट डिसअपेयर्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियसली नोन रेंजेस, जो कहाँ है? म्यांमार है, सदर्न चाइना, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के आसपास वाली रेंजेस पे बेसिकली ये बटरफ्लाई हुआ करती थी। पर अब पहली बार भारत में डिस्कवर की गई है। पहली बार कहाँ पे? पैपिलियो नोबलाई भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क में। ठीक है, और साथ ही में देखिए, जो नोबल्स हेलन है, इट इज़ एक्चुअली जो पेपिलियो एंटोनियो है, जो फिलीपींस की एक बटरफ्लाई है, उससे क्लोजेस्ट ही कह सकते हैं भाई।
बहन टाइप्स है ना, कजिन है ना, एंड कैरेक्टराइज बाय अ लार्ज, तो ये जो नोबलाए है, पेपिलियो नोबलाए, तो आप देख सकते हैं इसके डोर्सल साइड पे वाइट कलर का स्पॉट है ना, तो वही चीज़ बाय अ लार्ज डोर्सल वेंट्रल, तो आई होप आप जानते हैं, बेसिक 9वीं कक्षा की आपकी बायोलॉजी है जिसमें हम डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं। सो एक्चुअली अ लार्ज डोर्सल वाइट स्पॉट वाज वंस कॉमन इन माउंटेन, तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। This species of swallowtail butterfly has also been reported from Myanmar, Yunnan and Hubei regions of China, Laos, Cambodia, Vietnam, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखिए, और जो थाईलैंड है वहाँ से डिसअपेयर नहीं हुई है, तो थाईलैंड एक ऐसी जगह है कि उसके माउंटेन फॉरेस्ट में ये हिस्टोरिकली पाई जाती थी कॉमनली, पर अभी वहाँ पे है, डिसअपेयर नहीं हुई है, पर बहुत कम है, रेयर हो गई है, जैसे अब स्पैरोज रेयर हो गई हैं दिल्ली में और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। बटरफ्लाइज आर कंसिडर्ड वाइटर्स, तो ये तो हम देख चुके हैं। तो नोबल हेलन, आपको ये चीज़ याद रखनी है। Soil campaign increases farmers' income by 40% in बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। ये आपके GS4 एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी इस तरह के आप solutions लिख सकते हैं। If somebody has done it, say a district collector of a particular district has come up with a certain sort of initiative, and that initiative has worked, of course that becomes a very good example for you. एंड दिस ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल, क्योंकि हम डबलिंग फार्मर्स इनकम जो पूरी तो हो नहीं पाई, 2022 तक होनी थी पर हुई नहीं, तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि 2023 में आप पेपर देंगे, तो इट कुड नॉट बी अचीव बाय 2022, व्हाट डू यू थिंक वर द रीजंस इंडिया कुड नॉट अचीव इट, एंड इन केस आप फिर आपके क्या सोल्यूशन है, वे फॉरवर्ड आप क्या सजेस्ट करते हो, तो उसमें आप लिखेंगे, तो आप ये एग्जाम्पल वहाँ भी लिख सकते हैं। देखिए जो भी कुछ हम देख रहे हैं, फार्मर्स इनकम बढ़ा, बहुत तरीके हैं, मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, लाइफ स्टॉक भी साथ में रखना, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ये बहुत सारे तरीके, ड्रिप इरिगेशन है ना, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, और बहुत सारी चीज़ें, फार्म मैकेनाइजेशन, प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें, ड्रोन्स, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है, जैसे हम जो यहाँ बीकानेर के केस में किया गया माटी अभियान, ठीक है, सॉइल कैंपेन, बेसिकली माटी अभियान में क्या किया गया, या इनके डिस्ट्रिक्ट बीकानेर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा उन्होंने कुछ 1200 के करीब फार्मर्स को सिलेक्ट किया कि मैं इनको असिस्ट करूँगा, उनको उन्होंने बुलाया, और क्या किया उन्होंने, उन्होंने 10 एक्शनेबल पॉइंट्स उन्हें दिए कि 6 महीने पहले ही लाया गया है ये, ठीक है, जब खारीफ क्रॉप्स का टाइम होगा, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अच्छा आपको इस बारी खारीफ की सोइंग हार्वेस्टिंग वाला ये जो पीरियड है, उसके लिए हम 10 आपको सजेशन देते हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है, और फिर उसके बाद आप अपना बेसिकली इनकम देखिएगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। तो इन्होंने क्या किया, उसमें बताया कि बेसिकली सॉइल कैसे हेल्दी रखनी है, और कौन से फर्टिलाइजर्स, कौन सी टेक्नोलॉजी, इस तरह की टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं आई है, और ये सब वगैरह इनको बता के, और फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए प्रेरित करते हुए सॉइल मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई, और फिर उससे उनका बेसिकली आप देख सकते हैं कि या तो कलेक्टर का अगर हम नाम देखें, द कैंपेन वॉज ब्रेन चाइल्ड ऑफ बीकानेर कलेक्टर भागवती प्रसाद कलाल, तो ये बेसिकली आप लिख सकते हैं। आप सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में भी लिख सकते हैं कहीं बहुत सारी जगहों पे। मुगल गार्डन्स इज नाउ अमृत उद्यान। ऑल राइट, नाउ देखिए, आप जानते हैं मुगल गार्डन वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से, पर अब क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत नया हो गया है, तो आपके लिए बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। इससे ज़्यादा कि आप इनके प्रेजेंट मॉडर्न फीचर्स के बारे में पढ़ें, इसकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, इनके आर्किटेक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। द राष्ट्रपति भवन गार्डन्स, जिन्हें हम मुगल गार्डन्स भी कहते हैं, इनको रीनेम कर दिया गया है अमृत उद्यान। आप समझ गए होंगे, हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसी वजह से बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक नया नाम दिया है बेसिकली राष्ट्रपति भवन गार्डन्स को, एज अमृत उद्यान। गार्डन एज उद्यान, राइट। तो गार्डन इज थ्रोन ओपन टू पब्लिक, ये आप जानते हैं, बहुत ही लिमिटेड समय के लिए पब्लिक को भी बेसिकली अलाउ किया जाता है, दैट यू कैन गो देयर एंड आप नेचर को एंजॉय कीजिए, वहाँ जाके फ्लावर्स देखिए, पर इसको पब्लिक के लिए आप जानते हैं कुछ ही समय के लिए अलाउ किया जाता है, तो संडे को अलाउ, यानी कि आज बेसिकली अलाउ कर दिया गया है मार्च 26 तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने डिज़ाइन किया था मुगल गार्डन्स को या अमृत उद्यान को,
एडविन ल्यूटन्स। तो आप ल्यूटन्स दिल्ली के बारे में तो जानते ही हैं, तो उन्होंने ही बेसिकली इसको भी डिज़ाइन किया था। दी आइकॉनिक गार्डन इज स्प्रेड अक्रॉस 15 एकड़, 15 एकड़ में ये बेसिकली स्प्रेड हुआ है। इट इनकॉर्पोरेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बाई चांस एक स्टेटमेंट है दैट जो मुगल गार्डन है या अमृत उद्यान है उसमें केवल मुगल ही फीचर्स थे या मुगल स्टाइल में ही बना है, जी नहीं, इट इनकॉर्पोरेट्स बोथ। जब एडविन लूटन्स ने बनाया, एडविन लूटन्स ने, तो कुछ तो अपना भी डाला होगा ना उसमें, बेसिक। ये इस तरह से आप एलिमिनेशन करते हैं अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा हुआ, ठीक है। अगर आपको सिर्फ इतना पता है एडविन लूटन्स ने बनाया है, तो ऑफ कोर्स मुगल और इंग्लिश लैंडस्केपिंग स्टाइल्स को दोनों को ही इनकॉर्पोरेट करके बनाया गया है। तो आप ये भी जानते हैं मुगल का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है मुगल डिजाइन्स का, चार बाग, है ना, अ फोर कॉर्नर्ड गार्डन। तो वो बेसिकली यहाँ पे आप देखने के लिए आपको मिलता है टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल लैंडस्केपिंग। ओके, और साथ ही में 6 लोटस शेप्ड फाउंटेन्स भी हैं, द क्रॉसिंग्स ऑफ दीज चैनल्स राइजिंग टू अ हाइट ऑफ 12 feet। द गार्डन हाउसेस नियरली 2500 varieties of dahlias and 120 varieties of roses। तो ये चीज़ें आप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर। ओके, अब देखिए यहाँ पे लेकिन कुछ आर्किटेक्ट्स जो हैं वो नाखुश हैं इस चीज़ से, तो हम ये देख लेते हैं वो क्यों नाखुश हैं। थोड़ा सा आपको इस तरह की चीज़ें इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि सम पीपल आर नॉट हैप्पी, व्हाट डू यू थिंक, इज इट करेक्ट। तो आप अपना तो व्यू दे देंगे, जी हाँ, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, बिल्कुल करेक्ट है, होना ही चाहिए, रीनेम कर दो सब कुछ, मुगल लेगेसी क्यों रहनी चाहिए, क्यों नहीं रहनी चाहिए। पर यहाँ पे एक आपको प्रैक्टिकल और रैशनल आंसर भी देना है उसको बैलेंस आउट करते हुए। अब आप खुद सोचिए इस चीज़ को कि जब जो गार्डन है वो बना ही मुगल स्टाइल में हुआ है या पर्शियन स्टाइल में, जब वो डिज़ाइन ही उसका वो है, फिर आप उसको कैसे, उसको मतलब ऑल्दो ये कोई लेगेसी की बात नहीं है, जब एक बना ही जो गार्डन मुगल स्टाइल में हुआ है, उनका जो चार बाग स्टाइल का वहाँ पे लैंडस्केपिंग आप देखेंगे, तो उसका रीनेम करना सॉर्ट ऑफ इट डज नॉट डू एनीथिंग। ओके, तो ये चीज़ एक आर्किटेक्ट ने बहुत ही वेल नोन कही है। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि ये आपको पता होना चाहिए, जो एडवर्ड लूटन्स थे बेसिकली, जिन्होंने बेसिकली डिज़ाइन किया था वाइसरॉयज हाउस को, है ना, जिसे हम राष्ट्रपति भवन आज कहते हैं, उन्होंने डेलिबरेटली मुगल आर्किटेक्चर की डिटेल्स को यूज़ किया था एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश अपीजमेंट प्लान। आपको याद है ब्रिटिश यूज टू अपीज मुस्लिम्स एट दैट टाइम, बिकॉज जो भी जितने भी इंपीरियलिस्ट होते हैं उनका सबसे ज़्यादा अपीजमेंट हमेशा माइनॉरिटीज़ पे काम आता है, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू डिवाइड एंड रूल, राइट। तो ब्रिटिश अपीजमेंट प्लान का एक पार्ट था। तो अगर बाई चांस प्रेलिम्स में आपकी एक स्टेटमेंट ये होती है कि द डिज़ाइन, द मुगल लैंडस्केपिंग डिज़ाइन ऑफ अमृत उद्यान और मुगल गार्डन्स वाज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश अपीजमेंट प्लान, देन दैट वाज करेक्ट। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, पायलट किल्ड एज 2 फाइटर प्लेन्स क्रैश, ये आप जानते हैं। देखिए ये मेरी आपको सजेशन है कि आप ऑल्दो यहाँ पे तो फाइटर प्लेन्स का क्रैश हमने देखा है और मिड एयर कोलिजन की वजह से मोस्ट प्रोबेबली, पर जो नेपाल में अभी हमने क्रैशेस देखे, और आप जानते हैं कि पिछले कितने सालों में कितने रेकर करते हैं नेपाल में ये क्रैशेस, प्लेन क्रैशेस। सो यू प्रिपेयर समथिंग ऑन इट, ओके, प्लेन क्रैशेस के ऊपर, एंड ऑफ कोर्स यू प्रिपेयर समथिंग ऑन एयरक्राफ्ट और जो पायलट ट्रेनिंग और इस तरह की चीज़ें हमने द हिंदू में भी जो ओपिनियन सेक्शन आता है वहाँ पे पढ़ा है कुछ एडिटोरियल्स को। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि एक इंडियन एयरफोर्स पायलट की जान भी चली गई है। क्यों? क्योंकि जो 2 फाइटर जेट्स थे इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट इन मध्य प्रदेश, ऑफ कोर्स उसकी वजह से। और यहाँ पे बेसिकली ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और उसमें से एक जो जेट था सुखोई 30 MK1 और एक था मिराज 2000, ये भी आप जानते हैं। फ्रॉम द डिटेल्स अवेलेबल एंड द बर्निंग रेक्स इन मोरैना एंड भरतपुर, तो कुछ बेसिकली मध्य प्रदेश के मोरैना में बेसिकली मिले कुछ डेब्रीज और कुछ राजस्थान के भरतपुर में। सीजन्ड फाइटर पायलट्स, ओके, तो उन्होंने बोला कि एक मिड एयर कोलिजन की वजह से मोस्ट प्रोबेबली ये हुआ है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। अब देखिए लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे आपके लिए क्या है। एथिक्स में यूजुअली या फिर बहुत सारे आप ऐसे में लिख सकते हैं, यू कैन से राइट इट इन मैनी आंसर्स, मैनी सोर्ट्स ऑफ आंसर्स, जिसमें बेसिकली स्टेट और पर्सनल लाइफ में या फिर पॉलिटी और जो
पर्सनल लाइफ है उसमें एक दायरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कैसे बहुत बार जो स्टेट है वो इंट्रूड करती है हमारी पर्सनल लाइफ में, या फिर कैसे बहुत बार जो पर्सनल लाइफ है वो रिफ्लेक्ट करती है पब्लिक लाइफ में। इस तरह के लिए जो आपको एग्जाम्पल्स चाहिए होते हैं, आप इस चीज़ में, आई डू नॉट नो ऑन विच साइड यू आर, बट आई वुड जस्ट गिव यू an example from here. That is it. That is exactly what my job is. I shouldn't be going beyond that. Right age for birth is 22, 30. God made bodies that way. Himant. तो हिमंत बिस्वा शर्मा जी, जो आप जानते हैं, असम CM, he is in news lately for various reasons, for Pathan movie, for POXO Act, for various reasons, for madrasa surveys and you know all of that. So what he has said is, recently उन्होंने बोला कि देखिए हम सुनते हैं कि चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है, दो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, तो सब हम बोलते हुए सुनते हैं कि छोटी उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए बिकॉज दैट इज़ नॉट गुड। तो कहते सिर्फ छोटी उम्र में नहीं, बल्कि मैं तो आपको कहता हूँ बहुत बूढ़े होकर भी शादी नहीं करनी चाहिए। ऑफकोर्स एक भगवान ने हमारे शरीर को जिस तरह से बनाया है, सो 22 से 30 के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं इससे कम नहीं, इसमें शादी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है क्योंकि यही एक सही उम्र है, और अगर आपने अभी तक शादी नहीं की है तो फटाफट से शादी कर लो आप, अगर आपकी उम्र निकलती जा रही है, बिकॉज देन ऑल्सो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैपन एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो। ऑफ कोर्स देखिए, खैर मैं इसमें नहीं जाऊँगी, इसमें कुछ कुछ पॉइंट सही भी हैं, कुछ नहीं भी सही, बहुत एक डिफरेंट व्यू से अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो हाई मोर्टालिटी रेट, मेटर्नल मोर्टालिटी, इनफैक्ट मोर्टालिटी रेट्स, यू नो, वेट गेन की वजह से भी बहुत बार प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, अगर इफ़ यू आर ओवर वेट, यू नो, समटाइम्स एक यू नो मेंटल डिसऑर्डर्स और सेरेब्रम और सेलेब्रम, तो खैर दैट्स बायोलॉजी, कोर बायोलॉजी, आई वुडंट गो इनटू दैट। पर यहाँ पे आप डिसाइड कीजिए कि आप इसको क्या समझते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।